हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। ओके, लास्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। तो लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में हम लोगों ने बात की थी कि कोई भी कंपनी जो है वो शेयर होल्डर्स जो है वो लिक्विडेट कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वॉलंटरी लिक्विडेशन। कंपनी को कोर्ट भी लिक्विडेट कर सकता है, दिस इज़ नोन एज कंपल्सरी लिक्विडेशन। और कंपनी के क्रेडिटर्स या डिबेंचर होल्डर्स भी कंपनी को क्या कर सकते हैं, लिक्विडेट कर सकते हैं। तो हम लोग ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एलिजिबल है किसी कंपनी के लिक्विडेटर अपॉइंट होने के लिए। तो इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्ट कंपनी के लिक्विडेशन की अकाउंटिंग नहीं करना है। इस चैप्टर का मेन ऑब्जेक्ट क्या है कि कंपनी जब लिक्विडेट होती है तो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग क्या लीगल फॉर्मेलिटीज़ है उनको समझना। तो जो लास्ट हम लोगों ने बात की थी उसमें बात की थी कि लिक्विडेटर को अपॉइंट होने के बाद क्या करना पड़ता है, दो स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं। फर्स्ट इज़ नोन एज लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिसमें सारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ को हम लोग क्या करते हैं, एस्टिमेटेड बेसिस पे शो करते हैं। और एक बनता है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, जब लिक्विडेशन ख़त्म होता है उसके बाद में फर्स्ट हम लोगों ने, अच्छा इन दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिकली, कि एक तो फॉर्मेट का डिफरेंस है। लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है वो स्टेटमेंट फॉर्मेट में पर्टिकुलर अमाउंट, और लिक्विडेटर का जो फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है वो अकाउंट फॉर्मेट में, रिसीट्स एंड पेमेंट फॉर्मेट में है। उसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो आती है वो एस्टिमेटेड बेसिस पे आती है, जबकि लिक्विडेटर्स फाइनल अकाउंट में जो एसेट्स और लायबिलिटीज़ है वो एक्चुअल रियलाइज वैल्यू पे आती है। उसके अलावा एक लिक्विडेशन से पहले बनता है, एक लिक्विडेशन के बाद में बनता है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने बात किया था लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट। तो जनरली लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट की बात करें तो सबसे पहले जो है वो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को पेमेंट होता है। तो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को हम लोगों ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है ना उसको हम लोगों ने क्या किया, 4 पार्ट में क्या किया, डिवाइड किया। हाँ, एक्सटर्नल लायबिलिटीज़, जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ है, शेयर होल्डर्स तो इंटरनल लायबिलिटीज़ है। तो जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं उनको हम लोगों ने 4 पार्ट्स में क्या किया, डिवाइड किया। उसमें फर्स्ट पार्ट है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की जो है वो 3 कैटेगरी है, उसमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है, टोटल मिला के 4 पार्ट में हम लोगों ने एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को डिवाइड कर रखा है, जिसमें सबसे पहले फर्स्ट क्या बोला अपन ने, सिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, फिर क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज जिसमें जनरली डिबेंचर्स कवर होते हैं, और उसके बाद में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की हम लोगों ने बात की। ठीक है, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसा एक्सटर्नल लायबिलिटी जो स्पेसिफिकली किसी एसेट्स के अगेंस्ट में सिक्योर्ड है उसको हम लोग बोलते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में हम लोग बोलते हैं ऐसे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जिनको दूसरे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स से पहले पेमेंट का प्रेफरेंस है, उनको बोलते हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में बेसिकली जो गवर्नमेंट और एम्प्लॉयज से रिलेटेड ड्यूज़ हैं उनको हम लोग कवर करते हैं। तो उसमें एम्प्लॉयज से रिलेटेड 4 ड्यूज़ कवर होते हैं और गवर्नमेंट से रिलेटेड 1 है। तो ये 5 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं, देयर आर 5 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, और पाँचों को इक्वल रैंक है। फर्स्ट अपन ने बोला जो वर्कर्स या एम्प्लॉयज़ हैं उनका वेजेस और सैलरी विच इज़ ड्यू विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन, और पर पर्सन जो है वो प्रेफरेंशियल का लिमिट है। कितना लिमिट है, 4 मंथ सैलरी, 4 मंथ सैलरी और 20,000 विच एवर इज लेस पर पर्सन है वो। सेकेंड, ऑल गवर्नमेंट ड्यूज ड्यू विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ लिक्विडेशन, टाइम लिमिट है 12 महीने, लिक्विडेशन डेट से पहले के जो 12 महीने उनके अंदर अंदर जो ड्यू हुआ वही प्रेफरेंशियल है। उससे पहले के जो गवर्नमेंट ड्यूज़ हैं वो सब आपके लिए क्या अनसिक्योर्ड है। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात की, और क्या था, 3 और हैं, कंपनसेशन पेबल एज पर कंपनसेशन एक्ट। इसके अलावा रिटायरमेंट बेनिफिट्स, पीएफ, ग्रेचुइटी, बोनस, ईएसआई, ये सब जो हैं वो आपके प्रेफरेंशियल है। और अर्न लिव सैलरीज ये प्रेफरेंशियल है। लास्ट के तीनों में कोई टाइम लिमिट नहीं, कोई अमाउंट लिमिट नहीं। उसके बाद क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, मतलब ऐसे क्रेडिटर्स जो कंपनी की स्पेसिफिक एसेट्स के अगेंस्ट सिक्योर्ड ना होकर कंपनी की सारी एसेट्स के अगेंस्ट में सिक्योर्ड है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। और बाय डिफ़ॉल्ट डिबेंचर होल्डर्स को हम लोग क्या मानते हैं, सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज मानते हैं। और अनसिक्योर्ड क्या है, जो लिस्ट बी सी डी, जो सिक्योर्ड नहीं है, जो प्रेफरेंशियल नहीं है, जो सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज नहीं है, वो सब आपके लिए क्या अनसिक्योर्ड है। बस उसके बाद में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पेमेंट होता है, और उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल का पेमेंट होता है।
तो ये लीगल ऑर्डर ऑफ पेमेंट है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है उसमें टोटल मिला के 8 लिस्ट आती है, 8 A to H। लिस्ट ए में हम लोग क्या लेते हैं, हाँ एसेट्स की 2 लिस्ट हैं, एसेट्स की 2 लिस्ट हैं, लिस्ट ए एंड बी, और लिस्ट ए और लिस्ट बी। और उसको डिवाइड करने का बेसिक क्या है कि लिस्ट आउट करने का से क्या होता है कि लिक्विडेटर को पता चल जाता है कि कौन कौन सी एसेट्स लिक्विडेटर को सेल आउट करनी है और कौन कौन सी एसेट्स है जो क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय स्पेसिफिक एसेट्स जो हैं वो सेल आउट करेंगे। तो हम लोग क्या बोलते हैं, लिस्ट ए में क्या आता है, लिस्ट ए में क्या आता है, लिस्ट ए में आता है एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस्ड, ठीक है। लिस्ट बी में आता है एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड विथ सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। लिस्ट सी में आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। लिस्ट डी में आता है क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज। लिस्ट डी फॉर डिबेंचर होल्डर्स। लिस्ट ई में आता है रेजिडुअल, जो बचे हुए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है वो सब लिस्ट ई में आते हैं। एफ में आता है प्रेफरेंशियल कैपिटल। जी में आता है इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। और लास्ट में एच में आता है सरप्लस या डेफिशिएंसी, की कंपनी आज अगर लिक्विडेट हो जाए तो एसेट्स में से सारी इंटरनल एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ का पेमेंट करने के बाद हमारे पास क्या सरप्लस या डेफिशिएंसी बचेगी, ये हमको कौन बताता है, लिस्ट एच बताती है, ठीक है। फॉर्मेट एक बार रिवाइज करें, क्लोज योर आईज, मेरे साथ विजुलाइज करो फॉर्मेट को। तो हम लोग फॉर्मेट में क्या करते हैं, एसेट्स तक पर्टिकुलर एंड एस्टिमेटेड वैल्यू चलता है। लिस्ट ए लिस्ट बी तक क्या होता है, पर्टिकुलर्स एंड एस्टिमेटेड वैल्यू। फिर लायबिलिटीज साइड, लायबिलिटीज जब से चालू होता है ना तो उसमें क्या होता है, हाँ ग्रॉस लायबिलिटीज, पर्टिकुलर और एस्टिमेटेड वैल्यू। वो फॉर्मेट 3 कॉलम में हो जाता है, मतलब पर्टिकुलर के दोनों साइड में क्या होता है, अमाउंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सोचो हम लोग क्या लिखते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में सबसे पहले लिखा जाता है एसेट्स नॉट स्पेसिफिकली प्लेस एज पर लिस्ट ए, जिसमें कैश, बैंक, डेटा, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग जो भी है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें पता है, हाँ कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर जो है वो क्या होता है, इक्विटी शेयर होल्डर या प्रेफरेंस शेयर होल्डर से जो कॉल किया हुआ है पर अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, वो भी लिस्ट ए में आता है। हाँ उतना ही जितना एस्टिमेटेड है कि रियलाइज़ होगा, कुछ नहीं दिया है तो पूरा कॉल्स इन एरर एस्टिमेटेड टू रियलाइज ले सकते हो। लिस्ट बी का फॉर्मेट सोचो, लिस्ट बी के अंदर अपनी एक टेबल है। पहले कॉलम में क्या आता है, फर्स्ट कॉलम में क्या आता है, नेम ऑफ एसेट्स। सेकेंड कॉलम में उस एसेट्स की एस्टिमेटेड वैल्यू। थर्ड कॉलम में अमाउंट ड्यू टू अनसिक्योर्ड अमाउंट ड्यू टू सिक्योर्ड क्रेडिटर। फिर लास्ट के 2 कॉलम जो लिस्ट बी के हैं वो क्या है, डेफिशिएंसी एंड सरप्लस। डेफिशिएंसी कब आएगा, अगर क्रेडिटर्स की वैल्यू ज़्यादा है, क्रेडिटर्स को ड्यू अमाउंट ज़्यादा है, तो क्रेडिटर्स का वैल्यू ज़्यादा है, एसेट्स का वैल्यू कम है, तो डेफिशिएंसी है जिसका पेमेंट लिस्ट ई के साथ होता है। और अगर एसेट्स की एस्टिमेटेड वैल्यू ज़्यादा है तो सरप्लस है, वो सरप्लस आउटर कॉलम में निकालने के लिए लिस्ट बी के नीचे लिखा जाता है एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सरप्लस एज पर लिस्ट बी। लिस्ट ए लिस्ट बी का जो टोटल है वो अब 3 एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ का है। तो लिस्ट ए और लिस्ट बी का जो टोटल है वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद है। तो उसके लिए लैंग्वेज यूज़ क्या करते हैं हम लोग, एस्टिमेटेड वैल्यू। क्या लैंग्वेज यूज़ होती है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स अवेलेबल, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स अवेलेबल फॉर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, डिबेंचर होल्डर्स एंड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। फिर उसके बाद में लायबिलिटी सेक्शन स्टार्ट होने से पहले समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स आता है। जस्ट विजुलाइज, क्लोज योर आइज एंड सोचो फॉर्मेट। तो समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स में क्या होता है, इसको नॉर्मल स्पीड पे देखो, ये रिवीजन टाइम पास नहीं होता है, ये आगे के क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग क्या लेते हैं, ग्रॉस एसेट्स का समरी लेते हैं। तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस। तो लिस्ट बी के सेकेंड कॉलम का टोटल वहाँ पे आता है। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स लिस्ट ए का जो टोटल है वो आता है, और वो अंदर वाले कॉलम में रहता है, इनर कॉलम में रहता है। फिर उसके बाद लायबिलिटी साइड जब स्टार्ट होता है तो लायबिलिटी साइड में क्या होता है, फर्स्ट कॉलम होता है ग्रॉस लायबिलिटीज़ का, फिर पर्टिकुलर, फिर उसके बाद में एस्टिमेटेड वैल्यू वाला कॉलम खुला रहता है। तो सबसे पहले लिखते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का जो अमाउंट है वो सिर्फ किस में आता है, ग्रॉस लायबिलिटीज़ में आता है, एस्टिमेटेड कॉलम में नहीं जाता है। फिर उसके बाद आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, वो अमाउंट दोनों कॉलम में आता है। फिर उसको पेमेंट करने के बाद जो बचता है उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स अवेलेबल फॉर डिवेंचर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स। हाँ, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स अवेलेबल फॉर क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज एंड
अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। फिर उसके बाद में क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, तो डिबेंचर और उन पे कोई अगर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है तो वो आता है, दोनों कॉलम में आएगा, ग्रॉस लाइबिलिटीज़ में भी और एस्टिमेटेड वैल्यू में भी। वो माइनस करने के बाद थोड़ा लैंग्वेज चेंज हो जाता है, फिर वहाँ लिखते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सरप्लस और डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स टू डिबेंचर होल्डर। फिर उसके बाद में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आ जाते हैं, वो पेमेंट करने के बाद जो बचता है उसको लिखते हैं एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ सरप्लस और डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, और ये जो अमाउंट है वो ग्रॉस एसेट्स माइनस ग्रॉस लायबिलिटीज़ के बराबर होगा। फिर पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस होता है, फिर पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल माइनस होता है, फाइनली बचता है कि आपके पास कितना सरप्लस या कितना डेफिशिएंसी है। समझ में आया? तो इतना हम लोगों ने लिक्विडेशन में पढ़ा था। एक क्वेश्चन नंबर 3 भी किया था। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी पर बेस्ड है, जिसमें आपको लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है Insol Limited is to be liquidated. Their summarized balance sheet as at 30th September 2016 appears as under। तो ये इनका एक तरह से क्या हो गया, लिक्विडेशन डेट हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल दिया हुआ है, ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल लिस्ट जी में आ जाएगा। सिक्योर डिबेंचर ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, तो अब जो डिबेंचर है वो किस में आएंगे, लिस्ट बी में आएंगे। अनसिक्योर्ड लोन किस में आएगा, ई में आएगा, और ट्रेड क्रेडिटर्स भी किस में आएंगे, ई में। ये लैंड एंड बिल्डिंग के अगेंस्ट में डिबेंचर है तो लैंड एंड बिल्डिंग बी में आएगा। अदर फिक्स एसेट्स ए में आएगा, करंट एसेट्स ए में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए कोई लिस्ट नहीं है। कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ के लिए भी कोई लिस्ट, कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ आपको दिया हुआ है, क्या देखो, कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ फॉर बिल डिस्काउंटेड और फॉर एक्साइज ड्यूटी। तो ये जो कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ है, देखो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो, कंपनी की लायबिलिटीज़ अपने को लेनी पड़ती है। तो बिल डिस्काउंटेंट जो है वो अनसिक्योर्ड में आ जाएगा, और जो एक्साइज ड्यूटी वो किस में आएगा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, कौन सी होती है, सी में। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट इज़ फाउंड दैट कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ आर सर्टेन टू On investigation, it is found that the contingent liabilities are certain to devolve, मतलब contingent liabilities आएगी and that the assets are likely to be realized as follows। तो इसीलिए हम लोगों ने contingent liabilities को भी ले लिया, और अगर contingent liabilities materialize नहीं हो रही होती तो नहीं लेते। या क्वेश्चन बोल देता है कि बिल डिस्काउंटेड की जो contingent liabilities एस्टिमेटेड है कि 80,000 ही आएगी, तो 80,000 ही लेते। तो इसमें लिखा हुआ है कि it is estimated that contingent liabilities will कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ विल अकर, इसलिए कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ को ले लिया। तो बिल डिस्काउंटेड मतलब हमने बिल डिस्काउंट करा रखा है और हमको लग रहा है कि वो बिल डिसऑनर्ड हो जाएगा, तो हमको बैंक को अमाउंट देना पड़ेगा, इसलिए अब ये अनसिक्योर्ड में आ जाएगा ई में। और एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट ड्यूज है, इसलिए लिस्ट सी में। लैंड एंड बिल्डिंग की एस्टिमेटेड वैल्यू 11 लाख है, ऊपर जो दिया हुआ है वो बुक वैल्यू है। अदर फिक्स एसेट्स का रियलाइजेशन वैल्यू दिया हुआ है कितना है, 18 लाख है, और करंट एसेट्स का एस्टिमेटेड वैल्यू टू रियलाइज कितना है, 35 लाख है। ठीक है, इसको लेके अपने को क्या करना है, लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है। बहुत इजी है, मेरे हिसाब से आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अगर मैं, जैसे मेरे पास फॉर्मेट बना हुआ है, वो पिछले क्वेश्चन का फॉर्मेट ही बना हुआ है, तो अगर मैं इसी में वैल्यू पुट कर दूँ, थोड़ा टाइम बच जाएगा अपना, तो इसी में वैल्यू अगर मैं पुट कर दूँ तो लैंड एंड बिल्डिंग स्पेसिफिकली प्लेस है। उसके अलावा क्या होगा, इस क्वेश्चन में अदर फिक्स एसेट्स का वैल्यू है, अदर फिक्स एसेट्स की रियलाइजेशन वैल्यू कितनी है, 18 लाख। तो अदर फिक्स एसेट्स का रियलाइजेशन वैल्यू 18 लाख से, और करंट एसेट्स का वैल्यू दिया हुआ है कितना है, 35 लाख से। तो 18 लाख प्लस 35 लाख, एक मिनट कैलकुलेटर लेना पड़ेगा। हाँ जी, किया तुम लोगों ने। हाँ बच्चों, कितना आया, 18 लाख प्लस 35 लैक्स, 53 लाख। ठीक है, और यहाँ पे सिक्योर्ड एसेट्स कौन सा है, लैंड एंड बिल्डिंग,
जिसकी रियलाइजेशन वैल्यू एस्टिमेटेड टू रियलाइज 11 लाख है। 5 लाख तो बुक वैल्यू है। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, और बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं, यहाँ पे डिबेंचर्स जो है वो सिक्योर्ड है, मतलब डिबेंचर लिस्ट बी में आ रहे हैं, तो अब ये लिस्ट डी में नहीं आएंगे। सिक्योर्ड डिबेंचर 10 लैक्स, अगर इस पे कोई इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग होता ना तो वो भी सिक्योर्ड होता। तो यहाँ सरप्लस कितना बच रहा है, 1 लाख का सरप्लस बच गया। तो एस्टिमेटेड सरप्लस एज पर लिस्ट बी, यहाँ पे मैं कितना लिख सकता हूँ, 1 लाख। तो 53 लाख प्लस 1 लाख 54 लाख। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या लेते हैं, लिस्ट ए लिस्ट बी हो गया। ग्रॉस समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स अगर हम लोग लें, समरी ऑफ ग्रॉस एसेट्स में एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड, इस एग्जांपल में इस क्वेश्चन में 11 लाख है, और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ अदर एसेट्स 53 लाख है। ठीक है, तो 64 लैक्स। तो ग्रॉस एसेट्स का वैल्यू कितना है, 64 लाख। ठीक है, फिर उसके बाद में लाइबिलिटीज साइड चालू होगा। तो लाइबिलिटीज साइड में सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर लिस्ट बी, और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में डिबेंचर्स हैं जिनकी वैल्यू कितनी है, 10 लाख। यहाँ पे अमाउंट नहीं आएगा बाहर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कंटीजेंट लाइबिलिटीज में था, एक्साइज ड्यूटी डिमांडेड 1,50,000, और लिखा हुआ है कि ये मटेरियलाइज हो जाएगा, तो 1,50,000। हाँ, अगर ये लिखते कि ये मटेरियलाइज नहीं होगा तो नहीं लेते। अब देखो कितना बच रहा है, 54 लैक्स। 54 लाख में से 1,50,000 का माइनस करें तो 52,50,000 ये अवेलेबल है किसके लिए, हाँ, डिबेंच क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज में कुछ नहीं है, क्रेडिटर सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, या तो आप लिखो ही मत, और लिखो तो क्या होगा, निल आ जाएगा। और सरप्लस और डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स टू, इस लाइन की भी ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे अपने को, है ना। फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में देखो क्या क्या आएगा, चलो बताओ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में क्या क्या है। देखो, एक तो बेटा अनसिक्योर्ड लोन है 20 लैक्स का, अनसिक्योर्ड लोन है, एक क्रेडिटर्स हैं, और एक कंटीजेंट लाइबिलिटीज में बिल डिस्काउंटेड है, ये तीनों ही है ना। तो अनसिक्योर्ड लोन कितना है, अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन 20 लैक्स। क्रेडिटर्स 35 लैक्स, क्रेडिटर्स का अमाउंट हो गया 35 लैक्स, और क्रेडिटर्स के बाद में देखो बिल डिस्काउंटेड, ठीक है, बिल डिस्काउंटेड का अमाउंट कितना है, 1 लाख। मतलब हमने बिल डिस्काउंट कर रखा है, और ऐसा हो सकता है कि ये बिल एक्सेप्टर पेमेंट ना करे। तो 20 लैक्स प्लस 35 लाख प्लस 1 लाख 56 लाख। तो यहाँ भी आ जाएगा 56 लाख। अब देखो जो तुम्हारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है उसमें 10 लैक्स का तो डिबेंचर से सिक्योर्ड, प्लस 1,50,000 के प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं, और 56 लाख के तुम्हारे तो ये हो गया 67,50,000 ग्रॉस लाइबिलिटीज। और कितना अमाउंट बच रहा देखो, पहले बच रहा था 52,50,000, उसमें से 56 लैक्स अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे, तो वी विल राइट 3,50,000 का नेगेटिव डेफिशिएंसी है, तो एस्टिमेटेड सरप्लस की जगह क्या आ जाएगा, डेफिशिएंसी एज रिगार्ड्स टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, और ये अमाउंट जो है ना ग्रॉस एसेट 64 लाख,
ग्रॉस एसेट 64 लाख माइनस ग्रॉस लायबिलिटी 67,50,000 के बराबर होना चाहिए। तो ऐसा चेक करने से पता चल जाता है कि कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एज पर लिस्ट एफ है नहीं, और इक्विटी शेयर कैपिटल एज पर लिस्ट जी क्वेश्चन में गिवन है 25 लैक्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, सरप्लस के बजाय यहाँ पे क्या हो गया, डेफिशिएंसी आ गया। तो डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट आ गया एच। तो 3,50,000 माइनस 25 लाख का पेमेंट करना है। 28,50,000 की डेफिशिएंसी, मतलब कंपनी अगर लिक्विडेट होती है तो कंपनी की एसेट्स से कंपनी की लायबिलिटीज 28,50,000 के ज़्यादा है, ये डेफिशिएंसी है। तो ये एक और क्वेश्चन जिसमें अपन ने क्या बनाया, फॉर्मेट सेम है, बस फॉर्मेट लर्न होना चाहिए और अपने को कहाँ क्या लिखना है। तो इसमें कंटीजेंट लायबिलिटीज इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन लिख देता है कि कंटीजेंट लायबिलिटीज मटेरियलाइज नहीं होगी, एज ए लायबिलिटीज नहीं कंसीडर करना है तो नहीं लेते, पर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंटीजेंट लायबिलिटीज मटेरियलाइज होगी, मतलब एक्सपेक्टेड है कि उसका पेमेंट अपने को करना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने कंसीडर किया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलो अब जो बात करेंगे ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ऐसा वही वाली बात हो गई, लॉजिकल है, कॉन्सेप्चुअल है और मेरा फेवरेट है। अब जो पार्ट है वो बहुत लॉजिकल है और मेरा फेवरेट है। और देखो, समझाई हुई चीज़ आपको तभी समझ में आएगी जब आप इन्वॉल्व रहेंगे। तो अब जो बात कर रहे हैं ना वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है, बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें ही आती है। अब हम लोग बात कर रहे हैं लिस्ट एच, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी अकाउंट भी बोलते हैं। बहुत कॉन्सेप्चुअल है, आपको पढ़ के अच्छा लगेगा, उम्मीद है, पर तभी जब आप ढंग से कॉन्सेंट्रेटेड होके इनको सुनोगे। तो लिस्ट एच जो है बेसिकली जिसको हम लोग बोलते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने एक क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया था जिसमें डेफिशिएंसी आ रही थी, 28,50,000 समथिंग का कुछ डेफिशिएंसी था। एक बात मुझे बताओ, नॉर्मल बैलेंस शीट जब आप बनाते हो, जैसे मैंने नॉर्मल बैलेंस शीट बनाया, ये साइड में हम लोग एसेट्स लिखते हैं, ये साइड में कैपिटल लिखते हैं और ये साइड में लायबिलिटीज लिखते हैं। ठीक है, और इधर आता है रिजर्व और इधर आता है लॉस। अगर मान लो मेरी 10,000 की एसेट्स है और मेरी एक्सटर्नल लायबिलिटीज 7,000 है और कैपिटल 2,000 है, जो बोलूँ ढंग से सुनना। अगर आपकी एसेट्स 10,000 है, आपकी लायबिलिटीज एक्सटर्नल 7,000 है और कैपिटल 2,000 है, तो मैं क्या बोलूँगा इस सिचुएशन को, मैं बोलूँगा एसेट्स इज ग्रेटर देन कैपिटल एंड लायबिलिटीज। खोपड़े में बैलेंस शीट खोल के रखो, तो अपन बोलेंगे कि एसेट्स ज़्यादा है, एसेट्स ज़्यादा है हमारी। तो अगर मेरी एसेट्स कैपिटल और लायबिलिटीज से ज़्यादा है तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट है एज ए बैलेंसिंग फिगर 1000। ठीक है, और अगर मैं इसको ऐसा बोलूँ कि मेरी एसेट्स 6,000 है, अब मैं क्या बोलूँगा पता है, अगर हाँ इसको हम लोग बोलेंगे कि हमारे पास प्रॉफिट है, और अगर मान लो मेरा एसेट्स इज़ लेस देन कैपिटल एंड लायबिलिटीज, बहुत लॉजिकल है, तो मैं बोलूँगा कि लॉस है। तो बैलेंस करूँ तो 9,000 की लायबिलिटीज और एसेट्स अवेलेबल 6 है, तो मैं बोलूँगा कि हमको यहाँ पे 3,000 का क्या है, लॉस है। तो ये 3,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इस एग्जाम्पल से एक चीज़ तो दिमाग में बिठाओ, खोपड़े में बैलेंस शीट खोलो जैसा आप लोग बनाते हो, ये साइड एसेट साइड है, ये साइड लायबिलिटीज साइड है। अगर मेरा एसेट साइड ज़्यादा है, अगर मेरा एसेट ज़्यादा है किससे, कैपिटल एंड लायबिलिटीज से, तो मैं बोलूँगा कि बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट है। और अगर मान लो मेरा एसेट से ज़्यादा कैपिटल एंड लायबिलिटीज है, तो मैं बोलूँगा बैलेंसिंग फिगर क्या, लॉस है।
तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या किया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में भी तो यही किया, तुमने एसेट्स में से तुमने एसेट्स मतलब लिस्ट ए और लिस्ट बी में से क्या किया, तुमने जितनी भी लाइबिलिटीज़ है, मतलब तुमने तुम्हारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ में सिक्योर्ड क्रेडिटर्स माइनस किया, फिर तुमने प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स माइनस किया, क्रेडिटर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज माइनस किया, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स माइनस किया, फिर तुमने शेयर कैपिटल माइनस किया। तो ये सब क्या है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़ ही है ना। और ये माइनस करने के बाद अगर यहाँ पे पॉजिटिव बच रहा है तो मैं बोलूँगा कि वो सरप्लस है। सरप्लस मतलब कंपनी अगर लिक्विडेट होती है तो प्रॉफिट है, और अगर ये नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी अगर लिक्विडेट हुई तो क्या हुआ, लॉस है। तो जो तुम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हो उसमें कर क्या रहे हैं, यही तो कर रहे हैं, एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस कैपिटल। पॉजिटिव बच रहा है मतलब एसेट ज़्यादा है, एसेट ज़्यादा है इसका मतलब कंपनी अगर लिक्विडेट होती है तो प्रॉफिट है, और लायबिलिटीज ज़्यादा है इसका मतलब अगर मान लो एसेट से आपकी कैपिटल और लायबिलिटीज ज़्यादा है तो एसेट्स माइनस कैपिटल लायबिलिटीज करने पे अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो कंपनी को क्या है, लॉस है। तो जिसको समझ में आ रहा है, जो लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है वो भी तो एक तरह से बैलेंस शीट ही है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज एंड कैपिटल। बल फ़र्क इतना सा है कि बैलेंस शीट में बुक वैल्यू आती है, यहाँ पे हम लोगों ने एस्टिमेटेड वैल्यू ले रखी है। तो ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है ना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो लिक्विडेटर का है वो तुमको क्या बता रहा है पता है, कि कंपनी अगर लिक्विडेट होती है तो कंपनी को एस्टिमेटेड कितना प्रॉफिट लॉस है। अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। जो लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स आप बना रहे हो तो वो लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है, वो यही तो है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। और उसके थ्रू लास्ट में जो अपने को पता चल रहा है वो यही तो पता चल रहा है कि कंपनी अगर आज लिक्विडेट होती है तो कंपनी को कितना प्रॉफिट है लिक्विडेट होने पे, कितना कंपनी को लॉस है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो वापस सुन लेना मैंने क्या बोला। वेट, बहुत बहुत लॉजिकल है। इस चैप्टर में सबसे लॉजिकली यही है। चलो एक कंपनी की बैलेंस शीट लेते हैं। बैलेंस शीट में हमेशा बुक वैल्यूज़ होती है। तो एक बैलेंस शीट की फिक्स एसेट्स 1000 है, करंट एसेट्स 2000 है, और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है 1000। चलो 3000। इधर कंपनी की कैपिटल है और एक्सटर्नल लायबिलिटीज है। इस एक्सटर्नल लायबिलिटीज में सब आ गए, सिक्योर्ड आ गए, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स आ गए, और डिबेंचर होल्डर्स सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज आ गए, और अनसिक्योर्ड आ गए। कैपिटल में इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों आ गए। ठीक है, टोटल मिला के यहाँ इधर देखा जाए तो 6000 है, ये भी 6000 है, इसमें से 4000 की एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, 2000 की कैपिटल है। जैसा जैसा बोलूँ अपना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते जाना अगर इसको ढंग से समझना है तो ये कंपनी की बैलेंस शीट है एज ऑन 31 मार्च 21, एज ऑन द डेट ऑफ लिक्विडेशन, एज ऑन द डेट ऑफ लिक्विडेशन मतलब जब कंपनी लिक्विडेट हो रही थी तो कंपनी की बुक्स के अकॉर्डिंग कंपनी को टोटल लॉस कितना था, 3000 का लॉस था। अब कंपनी जब लिक्विडेट हो रही थी तो कंपनी ने एस्टिमेट किया कि इससे हमको 800 रियलाइज होगा, और इसका एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ रियलाइजेशन 1800 है। फिक्स एसेट्स की एस्टिमेटेड रियलाइजेशन वैल्यू कितनी है, 800, और करंट एसेट्स का एस्टिमेटेड रियलाइजेशन वैल्यू कितना है, 1800 है। ये इनका एस्टिमेटेड वैल्यू है, और आपको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ। तो हम लोगों ने लिक्विडेटर्स
स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया। लिस्ट ए एंड बी, लिस्ट ए और बी मिला के फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स 800 और 1800। बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से सुनना, समझ में आने के चांस कम है, फिर भी कोशिश करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2600 हो गया। इसमें से तुम्हारा कौन कौन सा लिस्ट माइनस करोगे? लिस्ट सी डी ई, जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज है वो सब 4000 है, और लिस्ट एफ एन जी कैपिटल कितनी है? 2000 है। चलो 2600 में से 2600 में से क्या करना है? 6000 माइनस कर लो, 3400। डेफिशिएंसी 3400। डेफिशिएंसी मतलब वही लॉस ही हो गया। ठीक है, अब जो बोलूं वो ढंग से समझना। कंपनी की बैलेंस शीट क्या बता रही है? कंपनी की बैलेंस शीट बता रही है कि लिक्विडेशन डेट तक कंपनी के लॉस 3000 है। लिक्विडेशन डेट तक कंपनी के लॉस 3000 है, और कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो ये लॉस 3400 है। कंपनी की बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग, अगर देखा जाए तो लिक्विडेशन डेट तक कंपनी के लॉस 3000 है, और अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो ये लॉस 3000 से 3400 हो जाएगा। तो जो लोग समझदार है वो बताओ, क्या इस लॉस को रिकंसाइल कर सकते हो? अगर तुमको कोई कहे कि कैसे 3000 का लॉस 3400 हो गया, अगर कोई आपको बोले कि रिकंसाइल करो 3000 का लॉस कैसे 3400 हो गया, तो देखो सीधी बात है, फिक्स एसेट्स की बुक में वैल्यू 1000 थी और एस्टिमेटेड टू रियलाइज 800 है। इसका मतलब फिक्स एसेट्स में रियलाइजेशन लॉस है 200 का, और करंट एसेट्स का बुक में वैल्यू 2000 है, एस्टिमेटेड टू रियलाइज कितना है? 1800 है। इसका मतलब ये हुआ कि करंट एसेट्स पे भी रियलाइजेशन लॉस है कितना? 200। तो लिक्विडेशन डेट तक तो कंपनी को 3000 का लॉस था ही, पर अगर कंपनी लिक्विडेट हुई और कंपनी की एसेट्स की वैल्यू कम रियलाइज होती है, या एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा रियलाइज होती है, या लायबिलिटीज़ बुक वैल्यू से कम या ज़्यादा पेमेंट करोगे, तो कंपनी का लॉस क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो अगर मैं लिक्विडेशन डेट पे जो लॉस है 3000 बुक्स में, उसमें मैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट या लॉस ऑन रियलाइजेशन एडजस्ट कर दूँ ना, तो मैं बुक में जो लॉस है, बैलेंस शीट में जो लॉस है, उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के लॉस से क्या कर सकता हूँ? रिकंसाइल कर सकता हूँ। मतलब बैलेंस शीट में जो लॉस है, सुन रहे हो? बैलेंस शीट में जो लॉस है उसको आप इजीली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के लॉस से क्या कर सकते हो? रिकंसाइल कर सकते हो। करना इतना सही है कि बैलेंस शीट के अंदर जो लॉस है ना, उसमें आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट लॉस क्या करना है? और एडजस्ट करना है। अब मुझे बताओ, एस्टिमेटेड प्रॉफिट कब होगा? एस्टिमेटेड प्रॉफिट कब होगा? जब एसेट्स की रियलाइजेशन वैल्यू ज़्यादा हो, या किसी बुक में जो लायबिलिटीज है उसको अमाउंट क्या करना हो? कम पे करना हो। या तो एसेट्स बढ़ जाए तो प्रॉफिट होगा, या लायबिलिटीज कम हो जाए। और इसी तरह से लॉस कब होगा? जब या तो एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए, या लायबिलिटीज क्या हो? बढ़ जाए। तो कितना इजी सी बात है कि कंपनी की लिक्विडेशन डेट पे जो बैलेंस शीट है ना,
कंपनी की लिक्विडेशन डेट की बैलेंस शीट आपको गिवन होता है, उसके अंदर जो लॉस है उसको मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के सरप्लस या डेफिशिएंसी से मैच कर सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ बैलेंस शीट के अंदर जो लॉस है ना, उसमें एस्टिमेटेड जो प्रॉफिट लॉस है एसेट्स और लायबिलिटीज़ पे, वो मेरे को एडजस्ट करना है। जैसे देखो, एक क्वेश्चन अभी अभी मैंने किया था। ये देखो, क्वेश्चन ही हटा दिया मैंने। चलो इस क्वेश्चन को भी देख सकते हो आप, कोई जल्दी नहीं है, आराम से सोचो, इजीली सोचो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंपनी की बैलेंस शीट है लिक्विडेशन डेट की, कंपनी की बैलेंस शीट लिक्विडेशन डेट की है, और बुक्स के अकॉर्डिंग इसको 20 लाख का क्या लॉस है। जबकि तुमने जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया, मतलब मैंने जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाया, तो ये डेफिशिएंसी 28,50,000 हो गई। तो क्या था, लिक्विडेशन डेट तक कंपनी का लॉस कितना था, 20 लाख्स। पर अगर कंपनी लिक्विडेट होती है, देखो बैलेंस शीट बता रही है लिक्विडेशन डेट तक का, मतलब लिक्विडेशन डेट से पहले तक के जो कंपनी के सारे लॉसेस हैं वो मिला के 20 लाख्स है। और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बता रहा है कि कंपनी अगर लिक्विडेट हो गई तो कंपनी को 28,50,000 का लॉस एस्टिमेटेड है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, लिक्विडेशन डेट तक लॉस 20 लाख है, और अगर कंपनी लिक्विडेट हो गई, ये तो लॉस है ही है, और अगर कंपनी लिक्विडेट हो गई तो दिस लॉस फिगर विल बी 28,50,000 ऐसा एस्टिमेटेड। इसका मतलब ड्यू टू लिक्विडेशन, ड्यू टू, नाम ही समझो ना, ड्यू टू लिक्विडेशन। लिक्विडेशन में क्या हो रहा है, ड्यू टू लिक्विडेशन, लिक्विडेशन मतलब एसेट सेल हो रही है और लायबिलिटीज़ का क्या हो रहा है, पेमेंट हो रहा है। तो ड्यू टू लिक्विडेशन मतलब जब आप अपनी एसेट्स अलाउड करोगे और अपनी लायबिलिटीज़ के क्या करोगे, पेमेंट करोगे, तो कंपनी को 8.5 लाख का लॉस और होगा। तो बेटा अगर मैं 20 लाख्स में जो भी मेरा एस्टिमेटेड प्रॉफिट लॉस है वो एडजस्ट करूं, तो मैं 28,50,000 को रिकनसाइल कर सकता हूं। अब यहां पे देखो, क्या करना चाह रहा हूं मैं पता है, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है 20 लाख, 20 लाख का लॉस है। अब ये बोल रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग का बुक में वैल्यू 5 लाख है, दिख रहा होगा आपको है ना, लैंड एंड बिल्डिंग का बुक में वैल्यू 5 लाख एंड एस्टिमेटेड टू रियलाइज 11 लाख है। इसका मतलब प्रॉफिट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, मतलब अगर लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज होता है तो कंपनी को 6 लाख का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ठीक है, जिससे ये 20 लाख का लॉस कम हो जाएगा। अदर करंट एसेट्स 20 लाख का है, पर उसकी रियलाइजेशन वैल्यू 18 लाख से, तो लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ अदर फिक्स एसेट्स, लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ अदर फिक्स एसेट्स कितना है, 2 लैक्स। ठीक है ना। फिर उसके बाद में करंट एसेट्स की वैल्यू बुक में 45 लाख है, जबकि रियलाइजेशन वैल्यू 35 लाख है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ करंट एसेट, लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ करंट एसेट्स कितना है, 10 लाख। तो करंट एसेट्स की रियलाइजेशन पे 10 लाख का क्या है, लॉस है। क्रेडिटर्स है उतने ही पेमेंट करने हैं, अनसिक्योर्ड लोन, सिक्योर्ड डिबेंचर, इक्विटी, ये तो लायबिलिटीज तो है उतनी देनी है। और यहाँ पे देखो ये कंटीजेंट लायबिलिटीज है जिसकी बुक में वैल्यू 0 है, इसकी बुक वैल्यू 0 है, पर अगर मैं इसको पेमेंट करूँगा, बुक में कोई लायबिलिटीज है ही नहीं। सोचो सोचो बेटा, बुक्स के अकॉर्डिंग मेरी लायबिलिटीज 0 है, पर मेरे को पेमेंट करना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, लॉस है। तो यहाँ पे लॉस ऑन पेमेंट, लॉस ऑन पेमेंट ऑफ बिल
डिस्काउंटेड और एक्साइज ड्यूटी। क्यों लॉस है? बुक में तो है ही नहीं, और ये दोनों मिला के 2,50,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। तो बेटा लाइबिलिटीज़ बुक से कम पेमेंट होती है तो प्रॉफिट होता है, और बुक से ज़्यादा पेमेंट होती है तो लॉस होता है। तो जिसको समझ में आ रहा है सोचो, 20 लाख का लॉस तो कंपनी को था ही लिक्विडेशन से पहले ही। अभी लिक्विडेशन में कोई धंधा थोड़े किया, व्यापार थोड़े किया, बिजनेस थोड़े किया कि बिजनेस का प्रॉफिट लॉस होगा। लिक्विडेशन में तो मैंने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को सेटल किया, तो बस सिंपली यार उसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के सेटलमेंट का प्रॉफिट लॉस और एडजस्ट कर दो तो मेरे को स्टेटमेंट ऑफ फेयर का प्रॉफिट लॉस मिल जाएगा, समझो ना। तो 20 लाख का लॉस तो पहले ही था, ठीक है। अब क्या हुआ कंपनी को इसके बाद बताओ। 20 लाख का लॉस कंपनी को पहले ही था, फिर क्या हो रहा है, 2 लाख का लॉस और हो गया। 2 लाख का लॉस, 2 लाख का लॉस और होगा, अदर फिक्स एसेट सेल आउट हुई तो ये 22 हो गया। 22, 10 लाख का ये 32, और 32 और 250, 34,50,000 का लॉस है। और 34,50,000 में से 6 लाख का तुमको फिक्स ये लैंड एंड बिल्डिंग के रियलाइजेशन पे प्रॉफिट है, वो माइनस करूँ तो ये 28,50,000 का लॉस आ रहा है। कितना लॉजिकल है सोचो। देखो लॉजिकल पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई पढ़ा सकता है, पर लॉजिक समझ वही सकता है जिसमें दिमाग हो। तो आपको लॉजिक समझ में आएगा जब आप इन्वॉल्व या समझ रहे हैं। तो ये 20 लाख क्या था मेरे एग्जाम्पल में पता है, ये लॉस बिफोर लिक्विडेशन था, लॉस बिफोर लिक्विडेशन था। ये क्या है सारे पता है, ये सब एस्टिमेटेड प्रॉफिट लॉस ऑन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है। और ये मेरा क्या है पता है, डेफिशिएंसी एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो मैं चाहूँ ना तो बैलेंस शीट के जो अंदर लॉस है उसको मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के लॉस से क्या कर सकता हूँ, रिकंसाइल कर सकता हूँ। सिंपली मुझे कुछ नहीं करना है, एसेट्स के सेल पे और लाइबिलिटीज़ के पेमेंट पे कितना प्रॉफिट लॉस है। सोचो एसेट्स में प्रॉफिट कब होगा, जब बुक वैल्यू से ज़्यादा रियलाइज़ होगा। लॉस कब होगा, जब बुक वैल्यू से कम पे रियलाइज़ होगा। लाइबिलिटीज़ में बुक वैल्यू से कम पेमेंट होगा तो प्रॉफिट, और बुक वैल्यू से ज़्यादा पेमेंट होगा तो लॉस है। तो इस एग्जाम्पल में सोचो कंटीजेंट लाइबिलिटीज़, कंटीजेंट लाइबिलिटीज जिसकी बुक वैल्यू 0 थी उसका पेमेंट करना पड़ रहा है तो लॉस ही हुआ ना। तो जो मैंने समझाया इससे मैंने प्रूव कर दिया कि आप बैलेंस शीट में जो लॉस है उसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लॉस से क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो। मतलब मैं क्या समझता हूँ पता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो फाइनल सरप्लस डेफिशिएंसी बता रहा है ना वो भी प्रॉफिट और लॉस ही है, पर वो क्या बता रहा है पता है कि कंपनी अगर लिक्विडेट होती है, मतलब बैलेंस शीट तो बता रही है कि कंपनी के लिक्विडेशन डेट पे कंपनी की क्या पोजीशन है, और स्टेटमेंट ऑफ फेयर बता रहा है कि तुमने अगर कंपनी को लिक्विडेट किया ना तो ये टोटल लॉस या प्रॉफिट होने वाला है। तो जो लिक्विडेशन डेट पे बैलेंस शीट के अंदर जो लॉस था ना वो तो इसके अंदर है ही है, प्लस इसके अंदर एस्टिमेटेड प्रॉफिट लॉस है। तो फाइनली मेरी बात समझो, अगर मैं बैलेंस शीट के लॉस में एस्टिमेटेड प्रॉफिट लॉस को एडजस्ट करूं तो मैं डेफिशिएंसी या सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को रिकंसाइल कर सकता हूं। यही अपने को लिस्ट एच में करना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में यही अपने को लिस्ट एच में यही करना है। लिस्ट एच मतलब क्या हो गया, सुनो, शेयर होल्डर्स पूछ रहे हैं तुमको, शेयर होल्डर्स क्या पूछ रहे हैं कि यार सर लिक्विडेटर सर जी हमारी कंपनी की बैलेंस शीट बता रही है कि हमको 20 लाख का लॉस है, और आपने जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया उसमें आप बता रहे हो कि कंपनी लिक्विडेट हो गई तो 28,50,000 का लॉस होगा। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसा आपको कौन पूछ रहे हैं, शेयर होल्डर्स। तो मुझे सिंपली एज ए लिक्विडेटर रिकंसाइल करके बताना है। देखो शेयर होल्डर जी, जिन्होंने तुमको एज ए लिक्विडेटर अपॉइंट किया उनको बताना तो पड़ेगा ना, वो पूछ रहे हैं तुमसे कि ये यार ये बैलेंस शीट में लॉस जो था वो 20 लाख था, और तुम जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना रहे हो उसमें लॉस 28,50,000 हो गया, ऐसा क्या कर दिया।
तो अपने को बताना पड़ेगा कि ये 20 लाख से 28 लाख कैसे हो गया। तो ये जो मैंने किया ना, दिस इज नोन एज लिस्ट एच, डेफिशिएंसी अकाउंट जिसको बोलते हैं। डेफिशिएंसी मतलब लिस्ट एच बना के मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं प्रूव कर रहा हूँ, रिकनसाइल कर रहा हूँ कि मेरा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो 28,50,000 का डेफिशिएंसी बता रहा है वो कैसे आया। मतलब शेयर होल्डर्स को एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना कि सर लिक्विडेशन डेट पे लॉस 20 लाख का था, लिक्विडेशन डेट पे लॉस 20 लाख का था, और अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो आफ्टर लिक्विडेशन एक्सपेक्टेड लॉस 28,50,000 हो गया। इसका मतलब ये क्या है, 8.5 लाख का लॉस एक्सपेक्टेड है ड्यूरिंग लिक्विडेशन प्रोसेस। मतलब कंपनी के लिक्विडेशन प्रोसेस में एक्सपेक्टेड है कि कंपनी को 8,50,000 का क्या होगा, लॉस होगा। तो बस यही तो बताना कि 8.5 लाख का लॉस कौन सा हो रहा है। तो बेटा बैलेंस शीट के लॉस को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लॉस से क्या करना है, रिकंसाइल करना है, जिसको देख के अब मुझे बताओ, जब शेयर होल्डर्स को ये दिखेगा तो उनको सब क्लियर हो जाएगा। शेयर होल्डर्स को जैसे ही ये दिखेगा लिस्ट एच, तो उनको समझ में आ जाएगा कि अच्छा हमको पहले इतना लॉस था, अगर लिक्विडेशन होगा तो लैंड एंड बिल्डिंग को सेल करने पे 6 लाख का प्रॉफिट हो सकता है, अदर फिक्स एसेट्स को सेल करने पे लॉस होगा, करंट एसेट्स को सेल करने पे 10 लाख का लॉस होगा, और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ को पेमेंट करने पे हमको इतना लॉस होगा। इस वजह से हमारा 20 लाख का लॉस कितना हो गया, 28,50,000 हो गया। तो लिस्ट एच में मैं क्या कर रहा हूँ, रिकंसाइल कर रहा हूँ। तो जितना मैंने बोला इतना समझ में आया हो तो मेरा एक स्टेटमेंट सोचना ढंग से बोलूं। बैलेंस शीट क्या शो करती है, बैलेंस शीट शो करती है प्रॉफिट और लॉस एज ऑन लिक्विडेशन डेट, और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या शो करता है पता है, प्रॉफिट और लॉस का वो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो एक्सपेक्टेड है अगर कंपनी लिक्विडेट हो गई। तो मैं बैलेंस शीट के लॉस को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के लॉस से रिकंसाइल कर सकता हूं अगर मैं बैलेंस शीट लॉस में एसेट्स और लायबिलिटीज के जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट लॉस है उनको एडजस्ट करूं, तो मैं ये रिकंसाइल कर सकता हूं। समझ में आया? अब थोड़ा और आगे सुनो। तो सर ये तो मैंने प्रूव भी कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि क्वेश्चंस के अंदर जैसे अभी जो अपन ने किया वो तो रिकंसाइल किसको किया कि साहब बैलेंस शीट में लॉस था इतना, अभी जो रिकंसाइल किया ना तो बैलेंस शीट के लॉस को हम लोगों ने क्या किया, ये बैलेंस शीट के लॉस को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लॉस से क्या किया, रिकंसाइल कर दिया। कितना लॉस आ रहा था इस केस में, यहाँ 3400। तो आप लिस्ट एच बनाओगे तो क्या बोलोगे, शेयर होल्डर्स को क्या बताओगे कि देखो भैया तुम्हारा बैलेंस शीट डेट पे लॉस था, भाई तुम्हारा लिक्विडेशन डेट तक तो लॉस 3,000 है ही है तुम्हारा, फिर तुमको लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ फिक्स एसेट्स 200 है, और करंट एसेट्स पे 200 का लॉस रियलाइजेशन है, इसलिए तुम्हारा एस्टिमेटेड लॉस आफ्टर लिक्विडेशन जो है वो 3400 का लॉस एस्टिमेटेड है। ठीक है, अब मेरी बात को ढंग से सुनो, थोड़ा और आगे चलते हैं, थोड़ा और एडवांस में चलते हैं। जैसे एक बैलेंस शीट अपन ने बनाई, देखो लॉजिकली समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, लॉजिकली वही समझ सकते हैं जो कॉन्सेंट्रेट होके अंदर घुस जाए ना कि क्या बात हो रही है, वही लॉजिकल समझ सकते हैं। जैसे तुम्हारा फिक्स एसेट्स 50,000 है, करंट एसेट्स 40,000 है, और ये बता रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है 10,000 लिक्विडेशन डेट पे। इधर तुम्हारी कैपिटल और एक्सटर्नल लायबिलिटीज जो भी है ये सब दी हुई है, तो ये टोटल मिला के 1 लाख है। यहाँ पे कैपिटल 60,000 है,
और 40,000 है, ठीक है। इसका एस्टिमेटेड रियलाइजेशन वैल्यू 55,000 है, इसका एस्टिमेटेड वैल्यू 55,000 है, और ये इसका एस्टिमेटेड वैल्यू 30,000 है, ठीक है। अब आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे तो बताओ लिस्ट ए लिस्ट बी। चल भाई, लिस्ट ए और लिस्ट बी जो भी है वो टोटल मिला के कितना आ जाएगा, 55 और 30, 85। फिर इसमें से तुम माइनस करोगे तुम्हारा लिस्ट बी में जो लाइबिलिटीज़ है, सी में, डी में, ई में जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ है, ऑल 40,000, और माइनस करेंगे अपन लिस्ट एफ और जी। लिस्ट एफ और जी कितना है, 60,000। आराम से सोचो, तो मैं कह सकता हूँ कि ये डेफिशिएंसी आ रही है यहाँ पे। तो 85,000 का अगर मैं सोचो ना रहे, सुनो, अगर कंपनी लिक्विडेट होती है तो एसेट से 85 रियलाइज होगा, जबकि कंपनी की लाइबिलिटीज कितनी है, 1 लाख है। इसका मतलब कंपनी अगर लिक्विडेट हुई तो 15,000 का लॉस होगा। तो ये बैलेंस शीट क्या बता रही है कि लिक्विडेशन से पहले कंपनी को लॉस कितना है, 10,000, और अगर कंपनी लिक्विडेट हो गई तो ये लॉस कितना होगा, 15,000 हो जाएगा, 15,000 हो जाएगा। इसका मतलब ड्यूरिंग लिक्विडेशन प्रोसेस एस्टिमेटेड है कि 5,000 का क्या होगा, लॉस होगा। अब शेयर होल्डर पूछ रहे हैं तुमको, ओ लिक्विडेटर जी बताओ, ये हमारी बैलेंस शीट तो बता रही है 10,000 का लॉस है और तुम कह रहे हो कि लॉस 15,000 का होगा, तो ऐसा क्या हो गया। तो लिस्ट एच में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, रिकनसाइल कर रहे हैं कि कैसे ये लॉस 10,000 से 15,000 हो गया। तो मैंने उनको क्या बोला, प्रॉफिट एंड लॉस का तुम्हारा डेबिट बैलेंस है 10,000, ठीक है। फिर तुमको फिक्स एसेट्स की रियलाइजेशन पे 5,000 का प्रॉफिट एस्टिमेटेड है, और तुमको करंट एसेट्स की रियलाइजेशन पे 10,000 का क्या है, लॉस है। इसीलिए तुम्हारा डेफिशिएंसी एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो है ना, वो कितना है, 15,000। तो मैंने ये रिकनसाइल कर दिया, दिस इज बेसिकली लिस्ट एच। अब थोड़ा और आगे चलते हैं। कभी कभी क्या होता है, शेयर होल्डर्स थोड़ा और पास में जाना चाहते हैं। तो कभी कभी जैसे ऐसा भी होता है, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 21, अब तुमको दिया हुआ है प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 15, 50,000। तो आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस था, मतलब प्रॉफिट था, प्रॉफिट का बैलेंस था एज ऑन 31 मार्च 15, 50,000। इसका मतलब इस एग्जाम्पल में ये बात करूं तो तुमको शेयर होल्डर्स क्या बोल रहे हैं कि हमारा 31 मार्च 15 को प्रॉफिट, बिजनेस में प्रॉफिट था कितना। अब ये और थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं, तो तुमको कंपनी क्या बोल रही है या शेयर होल्डर्स क्या बोल रहे हैं कि एज ऑन 31 मार्च 15 कंपनी को प्रॉफिट था, प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस था कितना, 50,000। और तुमने जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया, तुमने जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया उसके अकॉर्डिंग डेफिशिएंसी मतलब लॉस आ रहा है 15,000 का। तो शेयर होल्डर्स तुमको पूछ रहे हैं कितने साल में बताओ, 31 मार्च 16, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, और ये तुम्हारा 31 मार्च 21। कितने साल हो गए, 1 2 3, वापस बनाओ,
कंपनी में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझो। 31 मार्च 2015 को कंपनी में कितना प्रॉफिट था आपका? 50,000 का। और जब तुमने स्टेटमेंट ऑफ फेयर बनाया तो तुमने कह दिया कि अगर कंपनी लिक्विडेट होगी ना तो कंपनी को 15,000 का क्या होगा? लॉस होगा। तो कितने साल निकले? तो यहाँ पे बात करें तो 16, 17, 18, 19, 20 और 21। तो ये 31 मार्च 16, 31 मार्च 17, 31 मार्च 18, 31 मार्च 19, 31 मार्च 20 और 31 मार्च 21। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ईयर्स। तो शेयर होल्डर्स जानना चाहते हैं कि ये 6 साल में ऐसा क्या हुआ, 6 ईयर में ऐसा क्या हुआ कि 50,000 का जो प्रॉफिट था वो 15,000 के लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो आपको रिकंसाइल करना है, और ये जो रिकंसाइल कर रहे हो ना वो उसी को हम लोग बोलते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट या लेस एच बोलते हैं। तो लेस एच में तुमको क्या करना है? रिकंसाइल करना है। तो तुमको लिक्विडेशन डेट से पहले 2 साल पहले या 3 साल पहले या 5 साल पहले का क्या होता है? प्रॉफिट गिवन होता है। और वो 5 सालों में ऐसा क्या हुआ कि 5 साल पहले, 6 साल पहले जब आपका 50,000 का प्रॉफिट था और अब आप कह रहे हो कि अगर कंपनी लिक्विडेट होगी तो 15,000 का लॉस होगा। सोचो ना, अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर्स होते तो आपको जानने की इच्छा नहीं होती कि यार 6 साल पहले तो कंपनी का प्रॉफिट कितना था? 50,000। और 6 साल बाद लिक्विडेटर बोल रहा है कि अगर ये कंपनी लिक्विडेट होगी तो 15,000 का लॉस है। तो ऐसा क्या हुआ कि 50,000 का प्रॉफिट ज़ीरो होके 15,000 का लॉस हो गया? यही लेस एच में करना है, रिकंसाइल करना है। तो मैं क्या बोलूँगा, देखो इन बिटवीन में अगर बात करूं तो क्या हुआ होगा? कुछ ऐसे रीजंस रहे होंगे। रीजंस की बात करें तो कुछ ऐसे रीजंस रहे होंगे जिनकी वजह से ये प्रॉफिट क्या होगा? बढ़ेगा, बड़ा होगा। और कुछ ऐसे रीजंस रहे होंगे जिनकी वजह से क्या होगा? लॉस हुआ होगा। तो ये 6 सालों में क्या हुआ होगा? कुछ ऐसे रीज़न है जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा, और कुछ ऐसे रीज़न है जिनकी वजह से प्रॉफिट कम हुआ होगा, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉस बोलते हैं। वेट, हाँ बच्चों, तो करना क्या है? ये 6 साल में ऐसा क्या हो गया कि 50,000 का प्रॉफिट 15,000 के लॉस में कन्वर्ट हो गया? तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ यार, 6 सालों में क्या हुआ होगा? कुछ ऐसे रीज़न रहे होंगे जिससे प्रॉफिट बढ़ा होगा, और कुछ ऐसे रीज़न्स रहे होंगे जिनकी वजह से प्रॉफिट क्या होगा? कम हुआ होगा। तो पहला रीज़न क्या होता है? फर्स्ट रीज़न क्या है? अगर आपको ट्रेडिंग करने से, मतलब बिजनेस करने से, हो सकता है कि आपको ट्रेडिंग करने से क्या हुआ होगा? प्रॉफिट हुआ होगा। या ऐसा हो सकता है कि ट्रेडिंग करने से क्या हुआ होगा? लॉस हुआ होगा। तो पहला रीज़न क्या है? प्रॉफिट 50,000 का प्रॉफिट 15,000 के लॉस में कन्वर्ट करने का पहला रीज़न क्या है? इन 6 सालों में कंपनी को अगर बिजनेस करने से प्रॉफिट हुआ होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और लॉस हुआ होगा तो प्रॉफिट क्या होगा? कम हो जाएगा। तो पहला रीज़न क्या है? ट्रेडिंग, प्रॉफिट या लॉस। दूसरा रीज़न क्या है? नॉन ट्रेडिंग। नॉन ट्रेडिंग, या तो कंपनी को कोई प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस। देखो, आएगा तो सिर्फ वही जो प्रॉफिट या लॉस है। नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस मतलब क्या हुआ? जैसे स्पेकुलेशन या पेनल्टी। कोई 5-6 सालों में स्पेकुलेशन प्रॉफिट हुआ या स्पेकुलेशन लॉस हुआ या पेनल्टी देनी पड़ी, ठीक है, तो उनकी वजह से भी कंपनी का प्रॉफिट लॉस चेंज हो सकता है। या कंपनी ने इन 3 सालों में क्या किया हो? डिविडेंड दिया हो। मैं ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस की बात कर रहा हूँ, उसमें से कंपनी ने डिविडेंड दिया। तो अगर कंपनी ने डिविडेंड दिया होगा तो डिविडेंड से प्रॉफिट बढ़ता तो नहीं है, पर प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया होगा। तो लेस एच क्या बोलता है? लेस एच बोलता है कि ये 6 सालों में, सुन रहे हो, ये 6 सालों में जो भी प्रॉफिट में चेंज हुए उसके 3 रीज़न है। या तो कंपनी को इन 6 सालों में ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस हुए,
या कुछ नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस हुई है, कंपनी ने क्या किया, डिविडेंड दिया। और उसके अलावा मैं बात कर सकता हूँ जो अभी समझा रहा था, एस्टिमेटेड या तो कंपनी को कुछ प्रॉफिट्स हुए हैं या एस्टिमेटेड क्या लॉस है। तो जिसको समझ में आ रहा हो, तो लिस्ट एच में क्या बोला कि 4 ऐसे रीजंस है जिनकी वजह से 4-5 साल पहले का जो प्रॉफिट या लॉस था वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट लॉस है उसमें कन्वर्ट हो गया। तो बहुत नॉर्मल है, 6 सालों में बिजनेस ने कंपनी ने बिजनेस किया, तो बिजनेस की वजह से कंपनी को या तो प्रॉफिट लॉस हुआ या ऐसा कोई प्रॉफिट लॉस हुआ जिसका बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं, कंपनी ने कोई स्पेकुलेशन का काम किया या कंपनी पे कोई पेनल्टी लगी, सुन रहे हो, या कंपनी ने इन 5-6 सालों में डिविडेंड दिया तो भी प्रॉफिट क्या होगा, इफेक्ट करेगा, और या एस्टिमेटेड प्रॉफिट लॉस जो अभी मैं समझा रहा था वो हुआ होगा। समझ में आया? तो लिस्ट एच, पहले तो ये अंडरस्टैंडिंग बनाओ कि लिस्ट एच में करना क्या है। तो लिस्ट एच में करना क्या है वो अंडरस्टैंडिंग बनाने से पहले ये समझो कि जो लिस्ट एच है ना, नहीं, लिस्ट एच में अंडरस्टैंडिंग बनाने से पहले ये सोचो कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर हम लोग एसेट्स माइनस लायबिलिटीज कर रहे हैं, और एसेट्स माइनस लायबिलिटीज माइनस कैपिटल करने के बाद अगर लॉस आ रहा है, इसका मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या शो कर रहा है, एस्टिमेटेड लॉस शो कर रहा है अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो बैलेंस शीट के लॉस को मैं क्या कर सकता हूँ, बैलेंस शीट के लॉस में अगर मैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट लॉस एडजस्ट करूँ लिक्विडेशन का, तो मैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के प्रॉफिट लॉस में आ सकता हूँ। तो एक तो ये हुई। अब क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको 4-5 सालों का पहले का प्रॉफिट लॉस और दे दिया, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल एक और बैलेंस शीट लेते हैं, बहुत आराम से सोचो समझो, बहुत इजी है। बैलेंस शीट कब की है बेटा, एज ऑन 31 मार्च, आपको बैलेंस शीट दी हुई है एज ऑन 31 मार्च 21, ठीक है साहब। फिक्स एसेट से करेंट एसेट से, फिक्स एसेट्स 20,000, करेंट एसेट्स 10,000 और कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है 10,000 का लॉस। और यहाँ पे कैपिटल है और यहाँ पे क्या है, लायबिलिटीज है। कैपिटल और लायबिलिटीज कितना, 40,000 है ना, तो 10,000 की एक्सटर्नल लायबिलिटीज ले लो, 30,000 की कैपिटल ले लो। तो इससे पता चल रहा है कि कंपनी की बैलेंस शीट डेट तक के जो लॉस है वो कितने हैं, 10,000, ठीक है। और कंपनी ने आपको बोला कि 31 मार्च 17 को प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस था। 31 मार्च 17 मतलब कितने साल हो गए, 17, 18, 18, 19, 19, 20 और 19, 20 और 20, 21, 4 ईयर्स। 4 साल पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस था। 4 साल पहले प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस था कितना, 20,000। वेट, है। हाँ बेटा, क्या एग्जाम्पल ले रहे थे हम लोग कि 31 मार्च 21 को प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है, मतलब लॉस अक्यूमुलेट हो गया, 10,000 हो गया। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, मतलब जो लॉजिक लवर्स है ना, श्योरली उनको मज़ा आएगा पढ़ के कि क्या हो रहा है। और क्वेश्चन ही बोल रहा है कि 31 मार्च 17 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस था 20,000। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं पता है, ये बोलना चाह रहे हैं कि साहब लिक्विडेटर सर, हमारा 31 मार्च 17 को प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस था 20,000, और जब कंपनी लिक्विडेट होने वाली थी ना, कब, 31 मार्च 21,
तो हमारा लॉस कितना हो गया, 10,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये शेयर होल्डर जानना चाहते हैं कि कितने ईयर्स हुए ये, 18, 19, 20 और 21। तो 31 मार्च 18, 31 मार्च 19 और 31 मार्च 20। कितने ईयर्स हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 ईयर्स। तो शेयर होल्डर जानना चाह रहे हैं कि 4 साल में ऐसा क्या हुआ कि 4 साल पहले कंपनी को प्रॉफिट था, 4 ईयर्स पहले, 4 साल पहले कंपनी को प्रॉफिट था कितना, 20,000 का, और 4 साल बाद जब कंपनी लिक्विडेटेड स्टेज पे खड़ी है तब कंपनी को 10,000 का लॉस है। तो ऐसा क्या हुआ, तो अपन ने पिछले सालों के जो उनके 4 साल के जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स हैं, फाइनल अकाउंट्स है, वो देखे तो अपने को पता चला कि कंपनी को यहाँ पे 10,000 का क्या हुआ था, ट्रेडिंग प्रॉफिट हुआ था। ट्रेडिंग प्रॉफिट मतलब नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स देने के बाद 10,000 का प्रॉफिट हुआ। और कंपनी ने इस साल क्या किया, डिविडेंड दिया था। कंपनी ने इस साल 4,000 का क्या किया, डिविडेंड दिया, ठीक है। तो कंपनी का प्रॉफिट 20,000 से पहले 10,000 बढ़ के कितना हुआ, 30,000 हुआ, और 30 में से कंपनी ने 4,000 का डिविडेंड दे दिया। इसका मतलब इस डेट पे कंपनी को 26,000 का क्या था, प्रॉफिट था। फिर सेकेंड ईयर में कंपनी को 10,000 का क्या हुआ, लॉस हुआ। अब कंपनी को जब 10,000 का क्या हुआ, लॉस हुआ, तो सेकेंड ईयर एंड तक प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना हो गया, 16,000। अक्यूमुलेट ही चलता है ना, 26 का प्रॉफिट था, फिर 10,000 का ट्रेडिंग लॉस हुआ, 6,000, 10,000 का ट्रेडिंग लॉस हुआ, और ट्रेडिंग लॉस होने की वजह से क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 16 आ गया। फिर थर्ड ईयर में कंपनी को क्या हुआ, फिर ट्रेडिंग लॉस हुआ, फिर कंपनी को बिजनेस करने से ट्रेडिंग लॉस हुआ कितना, 17,000 का। तो 17,000 का लॉस हुआ तो कंपनी का 16,000 का प्रॉफिट एडजस्ट होके, 16,000 प्रॉफिट था ना, वो 17,000 के लॉस से एडजस्ट होके 1,000 का लॉस हो गया। और फिर कंपनी को फिर ट्रेडिंग लॉस हुआ 5,000 का, 5,000 का ट्रेडिंग लॉस हुआ, और इस साल कंपनी पे पेनल्टी लग गई 4,000 की। पेनल्टी मतलब कोई लॉ के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं किए, इसलिए पेनल्टी लग गई। तो बिजनेस करने से ट्रेडिंग लॉस हुआ कितना, 5,000 का, और नॉन ट्रेडिंग लॉस कितना हुआ, 4,000। तो 1,000 का लॉस था कंपनी को। 20-21 में बिगनिंग में कंपनी को 1,000 का लॉस था, और 20-21 में क्या हुआ, समझ रहे हो, कंपनी ने बिजनेस किया, उसकी वजह से 5,000 का लॉस हुआ, और कंपनी में 4,000 की पेनल्टी लग गई। तो 4,000 की पेनल्टी, 9,000 का लॉस होने की वजह से यहाँ पे लॉस कितना हो गया, 10,000 हो गया। तो मैंने क्या किया, बहुत देर तक, मैं लिक्विडेटर हूँ, ठीक है। शेयर होल्डर्स मेरे को पूछ रहे हैं कि यार ये लिक्विडेशन, शेयर होल्डर्स मेरे को पूछ रहे हैं कि लिक्विडेशन डेट पे जो हमारी बैलेंस शीट है वो बता रही कि हमको 10,000 का लॉस है, जबकि 4 ईयर्स पहले हमारा जो प्रॉफिट था वो कितना था, 20,000 का था। तो मैंने क्या किया, लिक्विडेटर के आंसर्स को जवाब देने के लिए, जैसे सीआईडी होते नहीं होते, एडवोकेट सीआईडी, मैंने 4 साल का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेके बैठ गया। मैंने कहा यार ऐसा क्या, 4 साल में क्या हो गया कि इनको 20,000 का प्रॉफिट था और 10,000 के लॉस में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने देखा, तो मैंने सबसे पहले 17-18 का प्रॉफिट एंड लॉस देखा, तो मैंने देखा अरे यार ये तो 10,000 का प्रॉफिट था। फिर मैंने देखा कि इसमें से ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से बिफोर अप्रोप्रिएशन है। फिर मैंने देखा इसमें से कंपनी ने 4,000 का डिविडेंड दिया, तो मुझे समझ में आ गया कि 20,000 का प्रॉफिट था पहले, कंपनी को इस ईयर में 10,000, कंपनी को इस ईयर में क्या हुआ, कंपनी को इस ईयर में 10,000 का प्रॉफिट हुआ तो 30 हो गया। फिर उसमें से कंपनी ने बहुत प्रॉफिट हुआ तो 4,000 का डिविडेंड दे दिया, तो ये प्रॉफिट कितना हो गया, 26,000 का हो गया। फिर अगले साल मैंने देखा, फिर नेक्स्ट ईयर के फाइनल अकाउंट उठा के देखे मैंने, अरे यार नेक्स्ट ईयर क्या हुआ, तो नेक्स्ट ईयर देखा तो प्रॉफिट एंड लॉस में 10,000 का लॉस था, तो 10,000 का लॉस बढ़ गया, होने से क्या हुआ, मेरा जो ये प्रॉफिट था वो 16 रह गया। फिर मैंने अगले साल के फाइनल अकाउंट्स पे एनालिसिस किया तो पता चला कि 17,000 का लॉस हुआ कंपनी को, और 17,000 का लॉस हुआ तो कंपनी का इस ईयर एंड तक लॉस कितना था, 1,000। और फिर मैंने देखा कि ये 20-21 में कंपनी ने क्या किया, तो कंपनी को ट्रेड करने से 5,000 का लॉस हुआ, 5,000 का लॉस ट्रेडिंग से हुआ, सॉरी
हाँ, 5000 का तो ट्रेडिंग से लॉस हुआ। इस साल कंपनी की किस्मत ख़राब थी, कंपनी पे पेनल्टी हो गया, लॉ के कुछ प्रोविजंस फॉलो नहीं किए, 4000 का पेनल्टी लग गया। तो 1000 का लॉस पहले ही था, 9 का लॉस और हुआ तो 10 का लॉस हो गया। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं रिजर्व अकाउंट बना दूं, रिजर्व अकाउंट कितने ईयर्स का, 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 21, तो मैंने 4 साल का रिजर्व अकाउंट बना दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता है मेरे को, 4 साल का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस पता है। 4 इयर्स पहले कंपनी का बैलेंस ब्रॉट डाउन था, क्रेडिट 20,000, और 4 साल में बाय बैलेंस कैरिड डाउन हो गया। देखो ये क्रेडिट बैलेंस था और ये डेबिट हो गया। तो क्रेडिट बैलेंस कैसे लिखते हो, क्रेडिट बैलेंस कैसे लिखते हो रे, ओपनिंग क्लोजिंग, हाँ, और डेबिट बैलेंस कैसे लिखते हैं, डेबिट बैलेंस ओपनिंग और क्लोजिंग। तो ओपनिंग तो क्रेडिट बैलेंस था इसलिए क्रेडिट में लिखा, और क्लोजिंग डेबिट बैलेंस है, लॉस है 10,000 बस। अब मेरे को क्या करना है पता है, इस साइड में क्या लिखना है, ये साइड कौन सा है, क्रेडिट साइड है, यहाँ पे सब वो आ जाएंगे जिससे जो प्रॉफिट वाले आइटम्स हैं, और इधर मैं क्या लिखूंगा, वो सब आइटम लिख दूंगा जो लॉस वाले आइटम है, जिससे प्रॉफिट क्या होता है, कम हो जाता है। तो देखो क्या कर रहा हूं मैं पता है, 4 साल का क्या कर रहा हूं, रिजर्व अकाउंट बना रहा हूं। 4 इयर्स का मैं क्या कर रहा हूं, रिजर्व अकाउंट बना रहा हूं। तो पहले साल प्रॉफिट हुआ तो मैंने लिख दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस, कौन से ईयर का, 17-18 का 10,000। फिर कंपनी ने क्या किया, डिविडेंड दिया, 17-18 का डिविडेंड दिया 4,000, जिससे प्रॉफिट कम हो गए। फिर 18-19 में लॉस हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस हो गया। कौन सा लॉस हुआ, उसको मैंने बोल दिया ट्रेडिंग लॉस। तो 18-19 का मेरे को ट्रेडिंग लॉस हुआ, कितना, 10,000 का। क्रेडिट साइड प्रॉफिट साइड है, डेबिट साइड जो है वो लॉस साइड है, तो मैंने लिख दिया ट्रेडिंग लॉस हुआ साहब 10,000 का। फिर मैंने बोला फिर अगले साल वापस तुमको ट्रेडिंग लॉस हुआ, कौन से ईयर में, 1920 में तुमको ट्रेडिंग लॉस हुआ 17,000 का। फिर तुमको ट्रेडिंग लॉस हुआ कौन से ईयर में, 2021 में तुमको ट्रेडिंग लॉस हुआ, कितना ट्रेडिंग लॉस हुआ, 5,000। और इसके अलावा तुमको नॉन ट्रेडिंग लॉस और हुआ 2021 में पेनल्टी का 4,000। ये वो रीजंस है जिनकी वजह से प्रॉफिट क्या हो गए, कम हो गए। और अब अगर कोई समझदार इंसान इसको रिकंसाइल करे तो मैं क्या बोलूँगा पता है, 20,000 का क्या था, प्रॉफिट था तुमको, 20,000 का प्रॉफिट था, यस सर 20,000 का हमको प्रॉफिट था ये वाला। तो 20,000 का प्रॉफिट आ गया, फिर 10,000 का प्रॉफिट हुआ प्लस 10, फिर माइनस इसमें से 4,000 का डिविडेंड दे दिया, माइनस 10,000 का लॉस हो गया, फिर माइनस 17,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया, फिर माइनस 5,000 का क्या हुआ, 30,000 के प्रॉफिट्स थे, उसमें से 4,000 का डिविडेंड दे दिया, फिर 10,000 का लॉस हुआ, फिर 17,000 का लॉस हुआ, फिर 5,000 और 9,000 का लॉस हुआ। तो ये मेरा लॉस बैलेंस हो गया कितना, 10,000। और आपको पता है ये तो मैंने बैलेंस शीट लॉस पे आया हूँ, और इस बैलेंस शीट लॉस में मैं अगर अपना एस्टीमेटेड प्रॉफिट लॉस और एडजस्ट कर दूँ तो मुझे डेफिशिएंसी या सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ फेयर मिल जाएगा। तो अगर मैं इसके अंदर, ये 10,000 तो मेरा लिक्विडेशन डेट तक का लॉस है, समझो, समझना पड़ेगा। और इसमें अगर मैं क्या करूं, इसमें अगर मैं एस्टीमेटेड प्रॉफिट और लॉस और लिख दूं, एस्टीमेटेड प्रॉफिट और लॉस और एडजस्ट कर दूं, तो पता है मुझे क्या होगा, फाइनली मुझे डेफिशिएंसी या सरप्लस एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मिल जाएगा।
समझ में आया? तो लिस्ट एच जो है ना बेसिकली वो क्या है पता है, रिजर्व अकाउंट है। तो रिजर्व अकाउंट मतलब एक से ज़्यादा सालों का हम लोग क्या कर रहे हैं, रिजर्व अकाउंट बना रहे हैं। तो एक्चुअल में होता क्या है देखो, अपने पास लिस्ट एच बनाने का ये बेस है, अपने पास लिस्ट एच बनाने का ये बेस है, इससे स्टार्ट करना है और रिकंसाइल इससे नहीं करना है। रिकंसाइल क्या करना है पता है, ये जो था ना 10,000, ये तो लिक्विडेशन डेट पे लॉस था। फिर हम लोगों ने क्या बनाया था, हम लोगों ने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया। अब जैसे मान लो मैं इसका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाऊं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने के लिए क्या चाहिए, एसेट्स का एस्टिमेटेड वैल्यू चाहिए ना, ठीक है। तो क्वेश्चन में गिवन है इसका एस्टिमेटेड वैल्यू 15,000 है और इसका एस्टिमेटेड वैल्यू 11,000 है। एस्टिमेटेड टू रियलाइज, फिक्स एसेट्स 15 है और करंट एसेट्स 11 है। चलिए सर मदद करो मेरी, देखें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने में हेल्प करो। तो जिसकी अक्ल काम कर रही है पता है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या बता रहा है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज माइनस कैपिटल करते बता देता है। सरप्लस मतलब अगर कंपनी लिक्विडेट हुई तो प्रॉफिट होगा और कंपनी लिक्विडेट हुई तो इतना लॉस होगा। तो मैंने लिस्ट ए और लिस्ट बी के अकॉर्डिंग एस्टिमेटेड वैल्यू ले ली, 15 और 11, 15 और 11 26,000 की एसेट्स है। माइनस क्या करना है, माइनस क्या करना है, लिस्ट बी सी डी ई में जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है वो 10,000 है, ये माइनस कर दो। और लिस्ट एफ और जी में जो कैपिटल है वो 30,000 है। मतलब ये हुआ कि कंपनी अगर लिक्विडेट हुई तो 26,000 की एसेट रियलाइज होगी और उसके अगेंस्ट में 40,000 की कैपिटल और लायबिलिटीज का पेमेंट अगर हुआ तो 24,000 का क्या है, लॉस है, जिसको हम लोग बोलते हैं डेफिशिएंसी। तो आप मुझे बताओ क्या समझदार कोई इंसान ऐसा है जो 10,000 को 24,000 से रिकंसाइल कर सकता हो? ढंग से सुनना, इधर देखो इधर देखो, बैलेंस शीट डेट पे लॉस 10,000 है और स्टेटमेंट बनाया तो लॉस 24,000 हो गया। 24 सही है क्या? हम्म, 26,000 माइनस 40,000, 14,000 है ना यार, क्या गलत गलत बता रहे हो? हाँ जी। तो बैलेंस शीट क्या बता रही थी कि लिक्विडेशन डेट तक लॉस कितना है, 10,000, और ये बता रहा है कि कंपनी लिक्विडेट हो गई तो ये लॉस 10 से 14 हो जाएगा। तो रिकंसाइल कैसे करोगे, देखो 10,000 का तो लॉस है ही है कंपनी को, फिक्स एसेट्स की रियलाइजेशन पे 5,000 का लॉस है, फिक्स एसेट्स की रियलाइजेशन पे 5,000 का लॉस है और करंट एसेट्स की रियलाइजेशन पे 1,000 का क्या है, करंट एसेट्स की रियलाइजेशन पे 1,000 का क्या है, प्रॉफिट है। तो 10,000 का लॉस तो ऑलरेडी है ही है, फिक्स एसेट्स को बेचोगे 5 का लॉस और होगा, 15 हो गया, और करंट एसेट्स को सेल करने पे 1,000 का क्या है, प्रॉफिट है। इसलिए आपका जो ये है 14,000 है। समझ में आया? तो अगर सोचो मैं इसके अंदर ये जो 10,000 का लॉस है, मैंने अभी क्या किया बताएं, 4 साल पहले क्या था, 4 साल पहले कंपनी को 20,000 का प्रॉफिट था और 4 साल बाद कंपनी को 10,000 का लॉस था बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग। अगर मैं इसके अंदर 5,000 का फिक्स एसेट्स का लॉस और 1,000 का करंट एसेट्स का प्रॉफिट और एडजस्ट करूं तो आपको लगता नहीं है कि मुझे डेफिशिएंसी एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मिल जाएगी? तो डेफिशिएंसी एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो क्या हो गया, 10 + 5 15 माइनस 1 14,000 की क्या डेफिशिएंसी है, यही हुआ ना? तो समझो आपको क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट में कोई लॉस दिया हुआ होता है, उसको कंपनी के प्रीवियस प्रॉफिट लॉस से एडजस्ट करना, कंपेयर करना पड़ता है। तो कंपनी का 4 साल पहले का प्रॉफिट लॉस दिया होता है और कंपनी की आज की बैलेंस शीट का प्रॉफिट लॉस होता है। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है ना, उसके 3 ही रीज़न है। इस अमाउंट और इस अमाउंट को अगर मैं देखूं तो इसके डिफरेंस के 3 रीज़न है। क्या रीज़न है? ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस और नॉन ट्रेडिंग
प्रॉफिट या लॉस, और या कंपनी ने क्या किया हो, डिविडेंड दिया हो, या कंपनी ने डिविडेंड पेमेंट किया हो। तो ये तीन रीज़न ऐसे होते हैं जिनकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट लॉस क्या होता है, चेंज हो जाता है। और इसके और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के बीच में जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से, वो एस्टिमेटेड प्रॉफिट और लॉस की वजह से। मेरे स्टेटमेंट को ढंग से सुनना, अगर किसी को कंपनी के प्रीवियस प्रॉफिट को लिक्विडेशन डेट के अगर कंपनी के, सुनो रे, अगर किसी को कंपनी के प्रीवियस प्रॉफिट लॉस को बैलेंस शीट के प्रॉफिट लॉस से रिकंसाइल करना है तो तीन आइटम को आपको कंसीडर करना पड़ेगा। या तो ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस हुआ जिसकी वजह से चेंज हुआ, या नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, या कंपनी ने डिविडेंड दिया है। और अगर किसी को ढंग से सुनना, अगर किसी को कंपनी के पहले के प्रॉफिट के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के प्रॉफिट लॉस से कंपेयर करना है तो चार चीज़ें आपको क्या होगी, कंपेयर करनी पड़ेगी। पहला ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, दूसरा नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस, तीसरा डिविडेंड, और चौथा कंपनी ने कोई ना कोई एस्टिमेटेड प्रॉफिट या लॉस अर्न किया उसकी वजह से। तो लिस्ट एच में क्या करना है पता है, इनको रिकंसाइल करना है कि 5 साल पहले तो इतना प्रॉफिट था और लिक्विडेटर तुम स्टेटमेंट ऑफ फेयर बना के बोल रहे हो इतना लॉस है, तो ये ऐसा कैसा हो गया। तो 5 साल पहले के प्रॉफिट को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के प्रॉफिट लॉस से कंपेयर करना है, और उसके अंदर चार रीजन है। पहला ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस भी होंगे, दूसरा नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस भी होंगे, तीसरा कंपनी ने डिविडेंड दिया होगा, और चौथा कंपनी को लिक्विडेशन में कोई एस्टिमेटेड प्रॉफिट लॉस हुए। तो ये चार रीजंस की वजह से ये प्रॉफिट में क्या हुआ, चेंज हुआ। तो समझो मेरी बात, जैसे रिजर्व अकाउंट बनाते हो ना, जो बोल रहा हूँ उसको ढंग से सुनो। जैसे रिजर्व अकाउंट में होता है ना, डेबिट साइड लॉस है, क्रेडिट साइड प्रॉफिट साइड है। बस इस रिजर्व अकाउंट को ही मेरे को क्या करना है, स्टेटमेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो लिस्ट एच का फॉर्मेट क्या होता है, लिस्ट एच के फॉर्मेट पे बात करता हूँ। तो लिस्ट एच, जिसको मैं क्या बोलता हूँ, डेफिशिएंसी अकाउंट भी बोलते हैं, उसका फॉर्मेट ऐसा है। जैसे रिजर्व अकाउंट होता है ना, रिजर्व अकाउंट, तो जैसे रिजर्व अकाउंट में होता है ना, क्रेडिट साइड प्रॉफिट साइड, डेबिट साइड लॉस साइड, तो ये स्टेटमेंट फॉर्मेट है। सुन रहे हो? तो ये लिस्ट एच में क्या होता है, जो लिस्ट एच आप बना रहे हो, डेफिशिएंसी अकाउंट बना रहे हो, उसका फॉर्मेट अब समझा रहा हूं मैं आपको। लिस्ट एच या डेफिशिएंसी अकाउंट, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये फर्स्ट पार्ट, पार्ट 1, ये मुझे दिखता है किसके जैसे, रिजर्व अकाउंट का डेबिट साइड। रिजर्व अकाउंट का डेबिट साइड, तो जैसे होता है ना, 5 साल पहले लॉस था तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा। तो लॉस होने का मतलब क्या हुआ, 5 साल पहले लॉस था, लॉस होने का मतलब बैलेंस शीट सोचो, लॉस होने का मतलब ये इधर एसेट्स आती है, इधर लॉस आता है, इधर कैपिटल और लायबिलिटीज आती है। मैं बोलूँ 1000 की बैलेंस शीट है, 100 का लॉस है, 1100, 600 और 500। तो लॉस का मतलब क्या हुआ, लॉस कब होता है, लॉस तब होता है जब कंपनी की कैपिटल और लायबिलिटीज ज़्यादा हो एसेट से। लॉस कब होता है, लॉस जब कंपनी की कैपिटल प्लस लायबिलिटीज दोनों, एस कॉमन सेंस है, दोनों ज़्यादा हो किससे, कंपनी की एसेट से। तो जैसे रिजर्व अकाउंट बनाते हैं ना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, रिजर्व अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बता रहा है, मतलब रिजर्व का डेबिट बैलेंस से लॉस है। तो उसको यहाँ पे कैसे लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखा जाता है एक्सेस, यहाँ पे लिखा जाता है उसको, लॉस को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखने के बजाय क्या लिखते हैं, एक्सेस ऑफ कैपिटल एंड लायबिलिटीज एज ऑन। एज ऑन, जैसे मेरे एग्जांपल में एज ऑन क्या था, कितने साल पहले था, 31 मार्च 17, तो एज ऑन 31 मार्च 17, जबकि हमारा लिक्विडेशन 21 में हो रहा है। क्या लिखा रे, एक्सेस ऑफ कैपिटल लायबिलिटीज ओवर, excess of capital and liabilities over assets
एज ऑन 31 मार्च 2017, तो यहाँ जो भी अमाउंट आ जाएगा वो आएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, इसको इजीली समझना है तो सोचो कि जो लिस्ट एच है ना, जो लिस्ट एच है वो बेसिकली क्या है, रिजर्व अकाउंट ही है। एक मिनट, बैटरी चेंज कर देता हूँ। हेलो। हाँ बेटा, एक मिनट। इसको नेक्स्ट लेक्चर में लेता हूँ, है ना मैं।